हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी दुलाई वाली, जिसको लिखा है बंग महिला। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष और ये कहानी 1907 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और क्या क्या इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इस पूरी कहानी को हम अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। तो काशी के किस घाट की बात हो रही है? दशाश्वमेध घाट पर। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। ये भी आपको याद रखना है कि जब वो व्यक्ति आ रहा था तो उसके हाथ में क्या क्या था। उसके एक हाथ में तौलिए में लपेटी हुई भीगी धोती थी, जो वो दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके आ रहा था तो उसके कपड़े गीले हो गए थे। और दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया। सुरती का मतलब हो गया तंबाकू, कहीं कहीं सुरती को तंबाकू कहा जाता। तो उसकी गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय जब वो आया तो उस समय कितने हो रहे थे? दिन के 11 बज रहे थे। समय भी याद रखना है कि जब व्यक्ति दशाश्वमेध घाट से स्नान करके वापस आया तो समय कितना हो रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन इस समय एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मेन जो आप वर्ड है, जो मेन इम्पॉर्टेंट तथ्य है, उसको आपको याद करते चलना है या फिर आप शॉर्ट नोट्स में अपना लिख भी सकते हैं। तो उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। मीन्स ये हुआ कि नीचे का खंड जो था बहुत अंधेरा था, पर ऊपर मनुष्यों के रहने योग्य था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ पर एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका। यह प्रश्न अभी इस बार की यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सीता की उम्र कितनी थी। तो 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हो गई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। अच्छा, ये लोग कहीं जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। वो स्त्री बोल रही। स्त्री कहती है, फिर वो व्यक्ति कहता, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है।
बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अब आपको इसमें यह भी याद रखना है कि नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आ रहा वो कौन है, नवल किशोर। कहाँ से आ रहे हैं, ये कलकत्ता से, और आगरे से इनकी नई बहू भी साथ जा रही हैं। और ये लोग कहाँ मिलने वाले हैं, मुगल सराय स्टेशन पर, और जहाँ से ये इलाहाबाद तक साथ में जाएंगे। आगे है, हाँ यह बात है नवल जो चाहें करवावें, एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। मीन्स अगर आप ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में नहीं जाएंगे तो क्या आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगा। क्यों, किस बात से, व्यक्ति पूछता है क्यों, किस बात से। स्त्री देखिए क्या बताती है, उनकी हंसी से। और किससे, हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी, इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, वह बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो वो स्त्री बता रही है कि हमें क्यों उनकी हंसी अच्छी नहीं लगती। व्यक्ति कहता है कि बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। तो व्यक्ति देखिए व्यंग कर रहा है अपनी स्त्री से कि मैं कह दूंगा नवल से कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए। इनका नाम क्या है, वंशीधर। जिस व्यक्ति की वार्तालाप अपनी स्त्री से हो रही वो वंशीधर है। वंशीधर कोठरी के बाहर चले और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। पहले स्त्रियां विदाई के समय पर, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा जब विदाई होती थी अपने मायके से ससुराल के लिए तो स्त्रियां बहुत ज़्यादा रो रुला कर तैयार होती थी। तो वही बात वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे भैया के पास और तुम तब तक रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही, देखिए क्या बात हुई आगे, इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। मीन्स उनके आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे ही बताया जा रहा है कि आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। अब देखिए वंशीधर के बारे में बात हो रही कि वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई नहीं है। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ससुराल में इनके कौन कौन है वंशीधर के, एक साले हैं, साली हैं और सास के सिवा कोई नहीं है। और इनका ससुराल कहाँ है, बनारस में है और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। नवल किशोर जिसके बारे में भी थोड़ी बातचीत हुई, जिनकी हंसी ठट्ठा इन वंशीधर की स्त्री को अच्छी नहीं लगती, वो क्या है, इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। यानी दोनों लोग मित्र ज़्यादा हैं, रिश्तेदारी इनकी कम है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं, यानी जान एक है दो शरीर हैं, पर इतनी गहरी मित्रता है जो कि आज के समय में आपको भी पता होगा बहुत कम ऐसे मित्र देखने को मिलते हैं। पर ठीक है, यहाँ देखने को मिल रहा। अब आगे है कि उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। यानी अब तो जब नवल ने कह दिया है तो वंशीधर तो जाएंगे तो उसी ट्रेन से। फिर उन्होंने क्या कहा, सीता बहन
आगे क्या हुआ कि सीता, जिसको बंसीधर ने बुलाया था, जो 10 वर्ष की बालिका है, वो क्या है, अपनी बहन के संग, जो स्त्री है उसकी बहन है, उसके संग जाने के लिए रोने लगी। अक्सर देखते हैं आप, चाहे मम्मी कहीं जाए चाहे दीदी कहीं जाए, तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे, वो रोने लगते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। और उनकी माँ क्या कर रही, माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जब लड़की की विदाई होती है तो माएँ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी गिफ्ट स्वरूप देती हैं, और जो उनके सामान बिखरे रहते हैं उसको भी तो पैक करना रहता। और जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। देखिए, रो रही हैं पर दिमाग है अपना सामान पैक करने में, कोई चीज़ भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे माँ से बता भी देती थी। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। 11 बजे व्यक्ति दशाश्वमेध घाट से वापस आया और 1 बजे तक ये लोग तैयार हो गए वापस स्टेशन तक जाने के लिए। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए, तो उस समय इक्का चलता था, जैसे रिक्शे की तरह ही इक्का चलता था। आज के समय में तो आप ओला बुक कर लेंगे और हर घर में लगभग अब गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन पहले क्या था कि आपको इक्का लेने जाना पड़ता था। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं रही कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। देखिए, ससुराल वालों की अवस्था पहले बहुत अच्छी इसमें दिखाई गई है कि बहुत अच्छी थी कि 2-4 नौकर चाकर रहते थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि सीता के पिता यानी बंसीधर के ससुर जी अब नहीं रहे। पैसों वाले के यहाँ नौकर चाकर के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। देखिए, जिसके पास पैसा है उसके पास नात के नात भी रहते हैं। कितने लोग आप देखेंगे कि रिश्ता दूर दूर से ही जोड़ लेते हैं, पर छूछे को कौन पूछे, यानी जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास व्यक्ति कोई क्या करने आएगा। एक कहारिन है, यानी इनके यहाँ सिर्फ एक कहारिन है, पहले 2-4 नौकर रहा करते थे, पर अब एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। और साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, इनके साले बंसीधर के साले हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, यानी हर घड़ी हमेशा लेटे ही रहते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस पर भी आप कहने लगे, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। यानी कि वो लेटे रहते हैं, बीमार रहते हैं, पर अपनी बहन की जाने की बात सुनकर कह रहे हैं कि जाके मैं ही कोई गाड़ी लेकर आता हूँ, नज़दीक तो है, कहीं दूर तो जाना नहीं है। इस पर बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगी कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुषों के संग एक साथ बैठना पड़ता है। तो देखिए, जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं उसमें तो भाई आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, तो वही बता रहे हैं कि अदर पुरुषों के साथ बैठना पड़ता है। इससे अच्छा मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, और पालकी में क्या रहता है, व्यक्ति एक ही व्यक्ति उसमें बैठेगा, उसमें सब तरह का आराम रहता। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पालकी वाले ने कितना किराया मांगा है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 1.5 रुपया किराया मांगा। जब 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। जैसे हम लोग कोई सामान बहुत अच्छा खरीदने जाते हैं, पर अगर उसका रेट हमारे हिसाब से नहीं रहता तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इतनी कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके स्थान पे कोई हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। तो वही ये भी कह रहे हैं कि पालकी गाड़ी ना सही तो चलो इक्का ही सही, पहुंचने से तो काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा, यानी कि नवल तो यहाँ से है नहीं कि वो देखेंगे, तो हम आराम से पालकी छोड़कर इक्के में जा सकते हैं। और पालकी का किराया कितना बताया था, 1.5 रुपया किराया। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना है। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ आसबाब था, यानी जो कुछ सामान था, इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से
रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या चीज़ हुआ, इतना तेज जो चौंक पड़े आप। जानकी जी पूछ रही हैं। देखिए स्त्री का नाम क्या है, जानकी। यहाँ पर बताया गया है कि इसकी छोटी बहन का नाम है सीता जो 10 वर्ष की है और इनका नाम जानकी है। इनके पति का नाम बंसीधर है। इस प्रकार से आप रिलेशन बनाकर याद कर सकते हैं। अब उन्होंने अचानक से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। इन्होंने बताया, नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। अभी बता रहे हैं कि एक देसी धोती पहनना था पर हम बिलायती पहन के आ गए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं। जो नवल किशोर हैं वो क्या है, कट्टर स्वदेशी हैं। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, यानी बंगाली भी स्वदेशी हैं पर वे बंगालियों से भी बढ़े हुए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही पर रहेगा तो देश में ही। तो ये कह रहे हैं कि देखिए देसी लेंगे तो रुपया तो लगेगा ही पर वो कहाँ रहेगा, अपने देश में ही रहेगा। आपको याद हो तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की गांधी जी भी शिक्षा देते थे, तो उसी से ये प्रेरित हुए होंगे। अब आगे देखिए, जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम क्या है, यह बुरी है। अब जानकी जी कह रही धोती तो धोती है, क्या स्वदेशी क्या विदेशी, पहनने से काम है, क्या यह बुरा थोड़ी न लग रहा। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। उन्होंने बताया कि भैया टिकट इधर से ही ले लीजिए, पुल के अगर उस पार आप चले जाएंगे तब 1.5 दर्जे का टिकट मिलेगा। बंसीधर फिरक कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो, जैसे कोई स्टेशन बिना मांगे कोई जब सजेशन देता है तो व्यक्ति क्या कहता है कि हमें अगर वही पसंद आए तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। अभी क्या हुआ कि अपने नियत समय पर ये रेल पर बैठकर बंसीधर जो हैं वो राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँच चुके हैं, जहाँ से इन दोनों लोगों को साथ में चलना था। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। भाई इनका फ्रेंड आ रहा था तो ये उसकी खुशी में इधर उधर टहल रहे थे कि जल्दी से मुलाकात हो जाए। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। इतने में ट्रेन भी आ गई पर अभी उनके दोस्त नहीं दिखाई पड़े। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए पर नवल का कहीं पता नहीं। अब देखिए ये अब तक प्लेटफॉर्म पर इधर उधर ढूंढ रहे थे अपने फ्रेंड को, अब चलती गाड़ी में भी एक चक्कर लगा लिए। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, यानी इस पूरे डिब्बे को फिर से दोबारा चेक कर लिए। तेहरा गए, तीसरी बार भी चले गए।
भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अब देखिए उन्होंने इतना अच्छा से चेक कर लिया, पहली बार चेक किए, दूसरी बार चेक किए, तीसरी बार चेक किए, पर उनके दोस्त नहीं मिले। अंत को आप खिजला उठे, यानी जैसे कोई काम आप बहुत देर से किसी के इंतज़ार कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जब मुलाकात नहीं हो पाती है तो अचानक से गुस्सा आता है इंसान को। तो वही बता रहे हैं कि वो खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो ऐसी चिट्ठी लिखी, आप ना आया, मीन्स मुझे तो चिट्ठी लिख दिया कि तुम पहुँचे भाई मुगलसराय स्टेशन पर, हम साथ में वहाँ से चलेंगे इलाहाबाद, और वो खुद ही नहीं आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। बंसीधर सोच रहे हैं कि ये मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेंगी तो ताने पर ताना मारेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हमने इतनी जल्दबाजी करवा दी, 1-2 घंटे में जल्दी से तैयारी करवा दी, तो अब जानकी सुनेंगे कि इनका मित्र ही नहीं आया तो वो ताना तो कसेंगे ही। पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनाना गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? भाई वो भी साथ आने वाली थी, तो वो कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया होगा, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। उन्होंने कहा कि वो लोग नहीं आए, हो सकता है कोई ज़रूरी काम आ गया हो, इस वजह से ना आए हों। और वो जनाना डिब्बे में उनको बैठाकर और ख़ुद दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3रे दर्जे में बैठना पड़ा। देखिए टिकट इन्होंने 1.5 दर्जे का लिया, पर बैठना पड़ा इनको 3रे दर्जे में, क्योंकि आप अगर आपने ट्रेन की यात्रा की है तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। वही ये बता रहे हैं कि जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे, और जिसमें 3रे दर्जे में जिसमें बंसीधर जाकर बैठे उसमें कुल मिलाकर 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर जा पहुँची। अब मिर्ज़ापुर पहुँच गई गाड़ी, मुगलसराय से शुरू हुई, मिर्ज़ापुर तक पहुँच गई गाड़ी। मिर्ज़ापुर में पेट रान की शिकायत हुई। मिर्ज़ापुर में बंसीधर को भूख लग गई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। अब पेट ने बताया कि भाई अभी देर है इलाहाबाद पहुंचने में। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। भाई जल्दबाजी में इनको तो नवल से मिलने की जल्दी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए, कुछ खाया पिया भी नहीं। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। भाई इन्होंने सामान लिया अपना और एक कोने में बैठ गए और आराम से साफ़ कर दिए। पीछे से वह बाद में जब जानकी की सुध आई, सोचा कि पहले पूछ लूँ तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट स्वभाव की होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती और इनको तो भूख लगी थी। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय 1.5 दर्जे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब 3रे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई था तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। जिसे आप डिब्बे में देखते हैं कि 10-12 सीटों की एक छोटे छोटे डिब्बे बने रहते हैं, एक ही डिब्बे के अंदर पार्ट किया गया रहता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। देखिए अब वहाँ क्या बताए कि बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े हुई थी,
और अपना सिर झुकाई थी और लंबा सा घूंघट निकालकर और कपड़े की एक गठरी साथ में लेकर बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे, क्योंकि ये थोड़ा साफ सुथरी सज्जन लगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई जो इनके साथ हैं वो आ जाएंगे, थोड़ी देर उनसे बातचीत होगी तो समय कट जाएगा। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी मानो वह कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो था ही, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। रेल के बारे में बताया जा रहा है, भाई उसका क्या लेना देना, वो तो अपने स्वाभाविक गति से आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थीं। एक जो उसके पास थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आयल हो, देखो हो रोवल करथईन। दूसरी बोलती है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, ये देखिए ग्रामीण औरतें अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रही। पहली कह रही, दूर बह रही, ये जनाना गाड़ी थोड़ो है। फिर दूसरी कह रही, तो वो भलू तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी। यानी जो घूंघट काट कर स्त्री बैठी थी वो बहुत स्लो मोशन में बोली, स्लो धीमी आवाज़ में। तब फिर से पहली पूछ रही है, हट हम पूछिला, हम कहाँ उतरबू हो आए इलाहाबाद। दूसरी कह रही, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। गोइया का मतलब होता है सखी। पहली कहती, अरे नाही जनलू पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी कहती, भला पयाग जी काहे ना जानीत, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाएँ नहाए चुकी हई। ऐसों सोमवारी और अगहन दका दका लाग रहा, तमन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। कह रही है कि भला प्रयाग जी, ये प्रयाग जी को क्या बता रहे हैं, प्रयाग जी, प्रयागराज। तो प्रयागराज काहे ना जाने, यानी कि प्रयागराज हम क्यों नहीं जानते, हम तो जानते हैं वहाँ पर ईश्वर की कृपा से हम 4 बार नहा चुके हैं। और इसके अलावा भी सोमवारी अगहन जो कुछ भी लगा रहता है उसमें भी। पर अब की बार हम कहाँ गए थे, काशी नहाने गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो स्त्री बात कर रही थी वो कहाँ गई थी, वो काशी नहाने गई थी। तो क्या लिखा है, काशी जी नहाए गए रहे। अब पहली स्त्री कहती है, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटन, फून यह साहित तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटी। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली हो द पुनि चढ़िला। यानी कह रही है कि हम लोग राजघाट में टिकट लिए, मुगल सराय उतरे और पुनः चढ़ लिए। दूसरी, ऐसे एक दाएँ हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संग रही, दकौने टिसनिया पर ओकर मलिकवा उतरे से कि जुरतहिए गड़िया खुली। अब भैया गरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहेब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़ियो दहिनाती काहे के खड़ी होए। यानी उनकी बात ऐसे बता रही है। दूसरी औरत कह रही है कि एक बार हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, हमारे संग एक स्त्री थी और उसके संग जो पुरुष थे वो कहीं उसी से उतर गए और तुरंत गाड़ी चल पड़ी। और वो चिल्लाने लगी कि भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पुनः फिर देखिए दूसरी स्त्री क्या कह रही, पहले वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती जो घूंघट काट कर बैठी हुई थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाइक नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते
ताई ले मुसलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी बोलती, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हो गैया। तीसरी बता रही, भैया हम तो इनके साथ जो आए गए हम तो उनको देखे ही नहीं। अब तीसरी फिर से कह रही, हम देखे रहली हो, मज्जक टोपी दिहले रहलन। तो क्या कह रही है, हम देखे रहे कि भैया जो इनके साथ आए थे वो टोपी लगाए हुए थे। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से भी वह वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरूंगा। तुम लोगों से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। तो इस प्रकार बंसीधर उस स्त्री को ढांढस बधाते हुए कह रहे हैं और स्त्रियों को चुप करवा रहे हैं। अब आगे देखिए, वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। अब तक ये स्त्रियां बात कर रही थी, भाई जिस तरीके से इनके पास कोई पुरुष नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, वैसे ही एक दो घटना और हो चुकी है। पर अब वो क्या कह रही, हाँ यह बात तो आप भली कही। अब कह रहे, भैया आपने तो यह बात अच्छा कहा। ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक से एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। यानी अगर एक के लिए दूसरा कोई कुछ कर नहीं रहा तो दुनिया कैसे आगे बढ़ रही, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। और फिर से एक नया टॉपिक उनको मिल गया बात करने के लिए। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज़ भी हुए। यानी जो स्त्री थी उसकी तरफ से वंशीधर ने जब बोला तो उसको सहारा मिलते हुए कुछ लोग प्रसन्न हुए कि भाई चलो सपोर्ट में है लोग, पर कुछ लोग नाराज़ भी हो। क्यों सो मैं नहीं बता सकती। अब लेखिका कह रही, क्यों नाराज़ हुए भाई, ये हम नहीं बता सकते। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। पिछले कमरे में सब कुछ न कुछ भैया अपना राय दे रहे थे, पर एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी वो कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती थी। यानी वो एक आंख निकालकर वंशीधर को देख लेती थी और सामना हो जाने पर जैसे वंशीधर की जब निगाह पड़ती तो वह मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने की हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। अब देखिए वंशीधर भाई जब गाड़ी इलाहाबाद पहुंच गई तो उस स्त्री को तो उन्होंने धीरज रखवा दिया, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे कि यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। सोच रहे हैं कि अगर तार आया होगा कि भाई हम दूसरे गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी छूट गई है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत हुए तो ओकर का सजा होला। अब देखिए अब स्त्रियाँ पूछ रही हैं कि अगर कोई बिना टिकट के आ रहा तो उसकी क्या सजा होगी। अरे ओका ई ना चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन और अपुआ तमन टिकस लेके चल दिहलन। अब वो बता रही है कि भैया उस पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अपनी स्त्री को तो उसने क्या किया, टिकट लेकर बैठा दिया और खुद चला गया। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। और कुछ स्त्रियाँ आपस में ये भी सोचने लगी कि जब रात हो जाएगी तो इस स्त्री के जेवर गहने वंशीधर लेकर और भाग जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, एक व्यक्ति लाठी लेकर था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, भैया उसने सामने से ही कह दिया, का बाबूजी कुछ हमरो साझा, यानी कि जब आप लूट मार करेंगे तो कुछ हमको भी चाहिए हमारा हिस्सा।
इसकी इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। जब ऐसी बात सुने तो उन्होंने सोचा भैया हम तो भला कर रहे हैं और ये हमको चोरी का बता रहा है। तो उस बात पर वंशीधर बिगड़ गए और उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सवाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। जिसको उन्होंने स्त्री के पास बैठाया था वो भाग गई। अब वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट थी, उसके पास टिकट नहीं था। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई। या उन्होंने अपनी स्त्री जानकी देवी को भी उस स्त्री के पास बैठा दिया था जो घूंघट काढ़े बैठी थी। और जब वो वापस आए जहाँ उन्होंने बैठाया था, वहाँ देखा कोई नहीं, तो भाई घबरा से गए कि ये सब कहाँ चली गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। वंशीधर कह रहे हैं कि आज कितनी बुरी साइत है कि एक से एक मुसीबत आ रही है। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा, जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़कर दूसरे कमरे में बैठी थी और एक आंख निकाल कर अपनी वंशीधर को देखती थी। वो उनकी तरफ आते हुए दिखाई दी। इस पर उन्होंने क्या कहा कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अब देखिए उस धुलाई के अंदर कौन था, ये राज खुल गया। उस धुलाई के अंदर थे नवल किशोर। और वो जैसे ही उन्होंने कहा कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि उन्होंने भैया अपनी दुलाई उठा दी और वो खिलखिला कर हंसने लगे। अरे यह क्या, सब अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। अब तक देखिए जानकी देवी ही कह रही थी कि ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। अब कौन, अब वंशीधर भी कह रहे हैं कि यह सब तुम्हारी ही करतूत है। कैसा गजब तुमने किया, ये हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। अब वो बता रहे हैं कि वो लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। वंशीधर कहते हैं नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ा, अब वो बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर नहीं, क्योंकि गाड़ी एक बार कहाँ रुकी थी, मिर्ज़ापुर स्टेशन पर रुकी थी। तो बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। अब बता रहे हैं कि जब तुम मुग़ल सराय स्टेशन पर मेरे लिए दौड़ रहे थे, 1 बार 2 बार 3 बार चेक कर रहे थे, तो उस समय मैं 1.5 दर्जे में ही था और ऊपर से बैठे बैठे ये तमाशा देख रहा था। अब आगे बताते हैं कि फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में देखिए ये पेट के धंधे में जब लगे थे, जब खोमचे वाले से अपना नाश्ता लेकर एक किनारे बैठ के खा रहे थे, उस समय मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, मैं तुम्हारे वाले डिब्बे में जाकर बैठ गया, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा अब चलो जो हुआ उससे माफ़ करो। ये कह रहे हैं, नवल किशोर कह रहे हैं कि अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, कह रहे मेरे साथ जो बीती तो वो बीती ही, पर जो तुम्हारी स्त्री है वो बेचारी जो तुम जैसे गुणी व्यक्ति के साथ पहली बार रेल से आ रही थी, वो बहुत तंग हुई। सो उसने
सो उसे तुमने नाहक रुलाया। बहुत ही डर गई थी। नवल क्या कह रहे हैं, नहीं जी डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। तब देखिए नवल किशोर क्या कह रहे हैं, अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। यानी जो उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी बता रहे हैं कि उसकी बिसात ही कितनी है, पटाख से मैं खोल देता। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। जानकी देखिए एक हंसी से परेशान थी, उसके बारे में उन्होंने मंजीदर से बताया। दूसरी नवल की वाइफ को बता रही कि तुम क्या जानो इन लोग की हंसी कैसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आए। ऐसी हंसी करते हैं कि कितना भी कष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अब आगे बता रहे हैं कि भैया किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया नहीं आएगी। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे। मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। लेखिका कह रहे हैं, खैर इन दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को लेकर राजी खुशी अपने अपने घर पहुंच गए और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। और इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हम बताते चल रहे थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें स्टेशन के जितने नाम आए हैं आपको उसको याद करना है कि सबसे पहले कहाँ पर किस स्टेशन पर बैठे। जैसे नैनी स्टेशन की बात आई है और मिर्ज़ापुर स्टेशन, मुगलसराय स्टेशन, इलाहाबाद, इस प्रकार से कई स्टेशनों का जिक्र हुआ है। उस स्टेशन को भी आपको याद रखना है किस किस स्टेशन का जिक्र हुआ है। और जो स्त्रियां बातें कर रही थी वो कहाँ से आ रही थी, किस पर्पज़ के लिए गई थी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।